फाइल लें या आप खुद फाइल बनाएं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आंसर को शॉर्ट करने की कोशिश मत करें। अगर आपको 500 शब्दों में, मैं आपको अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आपको दिखा देता, कागजों का यूज़ कर दीजिए और उन कागजों का यूज़ करें। तो जब कागज आना चाहूँगा आप लोगों को, पेज यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऊपर एक हेडिंग लिखने के लिए, नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार शर्मा रुद्रा ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग हमेशा आपके सामने डीईसी के किसी न किसी कोर्स के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा करने आते हैं। अभी जैसा आप सभी को पता है कि असाइनमेंट का टाइम चल रहा है, असाइनमेंट के आपके पेपर आ चुके हैं, आप लोग असाइनमेंट बना रहे हैं और इस असाइनमेंट बनाने के दौरान बहुत से बच्चों के बहुत से क्वेश्चन होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि असाइनमेंट होता क्या है, वास्तविकता में हमें असाइनमेंट बनाना कैसे है, किन गलतियों को हम ना दोहराएं या किन गलतियों को हम ना करें कि जिसकी वजह से हमारा असाइनमेंट खराब हो जाए या हमारे 6 महीने बढ़ जाएं या हमारी दोबारा हमें मेहनत करनी। ऐसी बहुत सी आप लोगों की क्वायरीज होती हैं, जिन क्वायरीज को आज मैं आपके सामने एक एक टॉपिक के सामने रखते हुए स्पष्ट करूंगा कि आपको असाइनमेंट बनाते वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी मैं कोई आपके समक्ष वीडियो लेके आऊं तो आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डीईसी असाइनमेंट कि क्या करें और क्या ना करें। हकीकत में जैसे मैंने कहा कि डीईसी का जब असाइनमेंट हम बनाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि वास्तविकता में ये असाइनमेंट है क्या। आप लोगों ने सुना है कि आपके डीईसी के असाइनमेंट स्टार्ट हो गए, डीईसी के असाइनमेंट आ चुके हैं, 30 सितंबर लास्ट डेट है। ये सब की सब जो आप सूचना मिल रही है आपको, ये सूचना आपके लिए है तो सही, लेकिन आपको जब पता ही नहीं है कि असाइनमेंट है क्या और किस तरीके से बनाना है, हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, तो आप असाइनमेंट नहीं बनाते। अब हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए, मैं पहले एक चीज़ बताऊं आपको, डीईसी असाइनमेंट का मतलब क्या है। जो आप कोर्स कर रहे हैं, इग्नू में जब भी कोई कोर्स करते हैं तो इग्नू एक्सेस करने के लिए आपके असाइनमेंट के पेपर आउट करती है। आपके पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं, सभी बच्चों का सेम पेपर रहता है। आपको उस पेपर को आपकी बुक से सॉल्व करना होता है और उस बुक से सॉल्व करने के बाद एक फाइल के रूप में आपको आपके स्टडी सेंटर पर सबमिट करवाना होता है। ये आपका असाइनमेंट का काम होता है। उस असाइनमेंट में उतने ही पेपर होते हैं जितने आपके कोर्स में सब्जेक्ट हैं। जैसे डीईसी के कोर्स में आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं और एक आपका प्रोजेक्ट वर्क है डीईसी 4। तो जो 3 हैं, डीईसी 1, डीईसी 2 और डीईसी 3, उन 3 के आपके असाइनमेंट जो हैं वो आ चुके हैं, जिनकी डेट वास्तविकता में 30 सितंबर है। अभी तक डेट एक्सटेंड हो जाएगी, डेट की कोई टेंशन नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, डेट एक्सटेंड होगी ही होगी। आपको इस बाबत अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर डीईसी के असाइनमेंट के पेपर आउट हो गए तो हमें मिलेंगे कहाँ से? पहली बात तो ये होती है, तो आप जब इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको ये असाइनमेंट के पेपर मिल जाते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को, डीईसी के कैंडिडेट को नहीं मिलते हों तो वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब आप हमें व्हाट्सअप करके हमसे रिक्वेस्ट करते हैं या हमें आप व्हाट्सअप करके हमसे मांगते हैं तो हम आपको पेपर जो है तीनों वो पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल करवा देंगे। हाँ, ये सच है कि हम समय मिलने पर ही उपलब्ध करवा पाएंगे। ये नहीं है कि आपने मैसेज किया और आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। हमें 10 मिनट से लेकर के घंटा भर भी लग सकता है, क्योंकि जो काम हाथ में लिया हुआ है पहले वो काम होगा, उसके बाद ही आपके पेपर आपको भेज दिए जाएंगे। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि डीईसी का असाइनमेंट होता क्या है, आपको ये भी बता दिया कि 3 पेपर होंगे, तीनों को आपको सॉल्व करना है, आपकी बुक से सॉल्व करना है। अब बुक से सॉल्व करना है, बुक्स हमारे पास पहुंची नहीं है, तो बुक्स आपके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी डेट है 30 सितंबर तक की डेट है। आपके पास बुक्स 5 से 7-10 दिन में
के भीतर मैक्सिमम पहुंच जाएगी। आपको मैं बता दूं, असाइनमेंट हमारे जो होते हैं वो लगभग भी आप अंदाजन मानिएगा कि किसी फाइल में 40 पेज से कम नहीं होंगे। 40 पेज से लेकर के और 60 टू 72 पेज तक आराम से असाइनमेंट की फाइल होती है। कुछ जो मार्केट में असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं वो असाइनमेंट 15-20 पेज के मिल जाते हैं, जिनकी कीमत उन्होंने 30-35 रुपये रख रखी है। उस असाइनमेंट पे जब आपको अंक जब प्राप्त होते हैं तो वो लगभग ऐसे ही 40, 35, 40 ऐसे प्राप्त होते हैं। फिर कई बार तो बच्चों की ये हालात देखी है कि आपकी हैंड राइटिंग वैसे भी खराब है और आपको असाइनमेंट बनाते वक्त नियमों का ध्यान नहीं था और आपने पेज भी 15-20 बना दिए, तो 100% आपके असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे और 6 महीने बाद आप फिर दोबारा पेपर सॉल्व करते फिरेंगे। तो ऐसे असाइनमेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मत लीजिए। अगर आपको असाइनमेंट हकीकत में लेना है और आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन चाहिए तो मैं क्षमा चाहूँगा, मैं असाइनमेंट को हैंड रिटन में आपको उपलब्ध नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता, इसके कुछ कारण हैं, हम आगे चर्चा करेंगे सारी। तो चलिए पहले हम इस विषय को समझ चुके हैं कि हमें असाइनमेंट है क्या और हमें करना क्या है। तो हम बात करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको करना क्या है कि असाइनमेंट जब आपको प्राप्त हुआ है, जो आपका पेपर है, उसे आपको बुक से सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको सब क्रम से बताने जा रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि आप जब असाइनमेंट बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि फाइल को आप खुद बनाइए। अगर आप असाइनमेंट की फाइल को खुद बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, हैंड रिटन में क्या दिक्कत है? देखिए, हैंड रिटन में जैसा उनके पास अवेलेबल होगा वो सबकी सब सेम कॉपियां बना देते हैं। अगर आप किसी से, पहली बात तो आप अगर बुक से बनाते हैं तो आप अपना सोच सोच कर बनाते हैं, जिसके साथ साथ आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाती है। मान लिया कि आपके पास इतना समय नहीं है या आपको डेटा नहीं मिल रहा या आपको आंसर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा 15-20 पेज वाली पीडीएफ मत लीजिएगा, कोई ढंग की पीडीएफ लीजिएगा, जो अच्छे इंस्टीट्यूट है उनसे पीडीएफ लीजिएगा। नाम इग्नू रखने से ग्रुप का आप ये मान के चलिए कि कोई इग्नू नहीं हो जाता। आपको किसी भी असाइनमेंट को लेने से पहले उनके 2 पेज की डेमो लीजिए या किसी एक क्वेश्चन की डेमो लीजिए, फिर दूसरे से आप एक क्वेश्चन की डेमो लीजिए और दोनों का मिलान कीजिए, उसके बाद आप असाइनमेंट परचेज कीजिए। पहली बात, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पीडीएफ फाइल में ही परचेज कीजिएगा, आप किसी से बनी हुई फाइल मत परचेज कीजिए। अगर आप बनी हुई फाइल परचेज करेंगे तो मैंने आपको बताया कि जैसा उनके पास है वो वैसा ही लिख करके आपको दे देंगे, सबकी डिट्टो होगी, सबका सेम होगा लिखा हुआ। आप लगभग, कई बार क्या होता है, हमने देखा है कि स्टूडेंट्स 4-5 स्टूडेंट एक साथ मिल करके असाइनमेंट के ऑर्डर दे देते हैं और वहाँ से सेम फाइल आ जाती है। आपका एक समान लिखा हुआ अगर है फिर आपका फ़ायदा क्या हुआ असाइनमेंट बनाने का? क्या सामने वाला मूर्ख थोड़ी है जो आपकी फाइल देख करके उसे पता नहीं चलता कि आपने क्या लिखा है और दूसरे ने क्या लिखा है। इसलिए आप कोशिश करें हमेशा पीडीएफ फाइल ही परचेज करें। देखिए, आपकी मेहनत जरूर होगी लेकिन इस मेहनत के परिणाम भी आपको सुखद मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे सुखद मिलेंगे। पहला, जब आप असाइनमेंट किसी से पीडीएफ लेंगे तो आप अपने अनुरूप अपनी हैंड राइटिंग में उस पीडीएफ को लिख पाएंगे। दूसरा, आपको फायदा ये होता है कि आप जब असाइनमेंट लिखेंगे तो आप उस असाइनमेंट को लिखने के दौरान पंक्तियों में परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं लाइनों को। ये आपको फायदा होता है, जिससे दूसरे किसी अन्य असाइनमेंट के बजाय आपके असाइनमेंट में अंतर पाया जाता है। तो एग्जामिनर है उसे भी इस बात का पता चल जाता है कि हाँ, इन्होंने असाइनमेंट खुद बनाया है, थोड़ा सा उन्हें महसूस होता है, तो उससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। तीसरा, अगर आप असाइनमेंट खुद बनाएंगे तो आपके असाइनमेंट में आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप पेज की बाउंड्रीज जो है वो डिजाइन कर सकते हैं,
आप अपने हिसाब से पैराग्राफ के बीच में अंतर छोड़ सकते हैं, जैसा पेज पे सुंदर लगेगा आप वैसा बनाएंगे, तो इसका भी आपको फायदा होता है। चौथा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा बताता हूं, जब आप असाइनमेंट पीडीएफ फाइल में लेंगे, बनी हुई फाइल नहीं लेंगे बल्कि पीडीएफ फाइल में लेंगे और उस फाइल को आप बनाएंगे, तो आपको क्या फायदा होगा कि आप एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, पहले प्रश्न पढ़ेंगे फिर पंक्ति पढ़ेंगे। जब आप पंक्तियों को पढ़ेंगे और उनमें कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड शार्प होगा और आप खुद बेखुद जब उस चीज को मन से गहराई में उतार करके उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी याद हो जाता है। तो अगर आपको याद हो जाता है, या आप ये मानिए कि आपको 30 से 40% तक आपको ये पता चल जाता है आपके सिलेबस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका आंसर कैसे देना होता है, किस चीज को क्या बोला जाता है, और ये भी सच है कि लगभग 25 से 30% तक इन्हीं आंसर में से आपके कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन होते हैं वो ताल्लुक रख रहे होते हैं एक मेन एग्जाम वाले। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए ये फायदेमंद रहता है कि आप असाइनमेंट खुद बनाइए। अगर आप अपनी फाइल असाइनमेंट की खुद बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और पीडीएफ फाइल अगर आपकी अच्छी ली हुई है, किसी अच्छे व्यक्ति से ली हुई है जिन्होंने अच्छे सॉल्व किए हैं आंसर को, तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ आपके मार्क्स 80+ रह जाए। अब 80+ मार्क्स के लिए आप ये मान के चलिए कि आपके 40 से लेकर के और 70 के बीच बीच आपकी कम से कम फाइल का साइज होना चाहिए, पेज का कितने पेज आपकी फाइल में होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सटीकता से दें। अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सटीकता से देने का यहाँ मतलब, मैंने जैसे पहले बताया, असाइनमेंट जब लोग बाहर से परचेज करते हैं, जिन लोगों से जो 35 to 50 रुपीज में आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी कमी होती है कि वो आपके असाइनमेंट जो होते हैं, जो क्वेश्चन है असाइनमेंट के, उनको वास्तविकता में पूर्णतः सॉल्व ही नहीं करते। बस उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा और प्रोवाइड करवा दिया। उनके प्रोवाइड करवाने का कारण क्या होता है, उनके दिमाग में एक चीज चलती है, जो असाइनमेंट सॉल्व करके आपको देते हैं, वो ये देखते हैं कि हम जितना जल्दी इसको सॉल्व करके बेच दें उतना ज़्यादा फायदे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चे फटाफट परचेज करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको वो बस जो मिलता है, जैसा आंसर होता है वैसे करके दे देते हैं। वास्तविकता में जब आप उस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे तो वो उस क्वेश्चन के साथ सटीकता से सेट ही नहीं हो रहा होता, बिल्कुल सटीक आंसर नहीं होता। उस आंसर को सटीक करने के लिए आपको आपकी बुक्स की सहारा लेना पड़ेगा, आपको आपकी बुक्स के चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, आपको उस क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, जब जाकर के आप सटीकता से आंसर दे पाएंगे। तो जब हम सटीकता से आंसर ही नहीं दे पाएंगे तो आप बताइए आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। इसलिए जब आप फाइल लें या आप खुद फाइल बनाएं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आंसर को शॉर्ट करने की कोशिश मत करें। अगर आपको 500 शब्दों में दिया और आपका आंसर 800 शब्दों तक जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टी का बेटर होगा आपके लिए कि आपने जो दिया है, जो आपने लिखा है, वो अन्य की तुलना में कुछ अलग है, आपने ज़्यादा स्पष्टता के साथ लिखा, ज़्यादा उस पर आपकी नॉलेज है, ये प्रदर्शित होता है, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। 2-4 पेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप लिखेंगे तो आपकी लिखने की स्पीड भी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि आप जब इतनी फाइलों को इतने कम समय में बनाएंगे, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट फाइल भी बनानी है, तो जब आप खुद लिखते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग में भी सुधार होता है और आपकी लिखावट की जो स्पीड है, आपकी जो लिखने की स्पीड है, वो भी एक अच्छी हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप खुद असाइनमेंट बनाइए और बनाते वक्त प्रत्येक पर्सन का सटीकता से उत्तर दीजिए। अब प्रत्येक पर्सन का उत्तर सटीकता से कैसे, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी, कुछ लोग असाइनमेंट के नाम पर आज भी बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। कोई पुराने वाला पेपर दूसरे बच्चे को शेयर कर देता है और 15, 20, 50 रुपए के चक्कर में उसका भविष्य खराब कर दे। आप 2025 का पेपर डाउनलोड कीजिए और उस पेपर के अनुरूप ये देखिए कि उनके आंसर है या नहीं है, यानी उन्होंने वही आंसर और क्वेश्चन लिए हैं क्या। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले क्वेश्चन की उनके पास पीडीएफ हो और वो आपको अवेलेबल करा दें, आप लिख दें, जमा करवा दें, या लिखने के बाद आपको पता चले कि नहीं ये तो नहीं थी, तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप ऐसी गलती ना करें। अब आपसे एक रिक्वेस्ट और, इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि कई जो मैंने पीडीएफ देखी है जो बच्चों के पास है और बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं आप कहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ या मैं मेरी वेबसाइट्स पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इतना समय मेरे पास नहीं होगा कि अभी मैं आपको दिखाऊं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब पीडीएफ लें तो उस पीडीएफ में देखिएगा कि आपके पास प्रत्येक प्रश्न पत्र के
ख और ग भाग किए हुए हैं या नहीं। क्योंकि जब वो आपको आंसर शीट अवेलेबल करवाते हैं तो वो ये कह देते हैं जी ख और ग भाग तो आपके खुद के प्रोजेक्ट से संबंधित है, आपको उससे देख करके खुद बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं आपको कह रहा हूं तो मैं अवेलेबल करवाता हूं, उसमें ख और ग भाग आपको एक हिंट के रूप में अवेलेबल करवा देता हूं, आप उसे भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसलिए आपको ख और ग भाग प्रत्येक प्रश्न पत्र का अवेलेबल है या नहीं है ये देख लेना चाहिए पीडीएफ लेते वक्त। अगर आपने ये गलती कर दी कि आपने नहीं देखा तो आपके 20+20 यानी 40 मार्क्स का आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र छूट जाएगा। तो आप बताइए आपको 80+ कौन देगा? आपने जो किया है उसका भी 80% अगर मैं मान लेता हूं आपको मिले तो आपने 60 नंबर का किया है तो 48 नंबर से 80% होते हैं, आपको 48 45 ये मार्क्स मिल जाएंगे तो 100 में से 45% बने। ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। आपको फिर कह रहा हूं आप पीडीएफ लेते वक्त असाइनमेंट को बनाते वक्त है और ग भाग को अवश्य करें। अगर आप किसी से नहीं ले रहे खुद भी कर रहे हैं तो जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के आंसर सटीकता के साथ दें और ख और ग भाग दोनों अवश्य करें। अब ख और ग भाग प्रारंभ करने से पहले आपको एक पेज बीच का खाली छोड़ना जरूरी है ताकि आप उस पर लिख सकें कि यहाँ पर ख भाग है और यहाँ से ग भाग प्रारंभ होता है। जब आपका चेकर आपकी कॉपी को फाइल को चेक करे तो उसे इस बात का पता चल जाए कि हाँ यहाँ से ख भाग है और यहाँ से ग भाग है। तो आपको ये असाइनमेंट बनाते वक्त ध्यान रखना है, ठीक है। सटीकता से आंसर देने हैं और सटीकता से आंसर देने के साथ साथ कुछ बच्चों के एक क्वेश्चन मेरे पास और आ जाते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं मैं उनके बाबत भी आपको बताना चाहूँगा, लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ख और ग भाग आपके पास होना चाहिए। अगर ख और ग भाग आपने नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा पहले ही आपको इस बात का आंसर दिया कि प्रश्न पत्र के सभी भागों को पूरा करें। सभी भागों से यहाँ क्या मतलब है? प्रश्न पत्र 3 भागों में बंटा हुआ है, जैसे मैंने कहा क भाग, ख भाग और ग भाग। क भाग में आपके क्वेश्चंस होते हैं, किसी में 5 होंगे, किसी में 7 होंगे, किसी में 9 भी हो सकते हैं। अब जब उन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनके ए ब स द यानी 4 भाग 5 भाग इस टाइप से होंगे जिनके आपको आंसर देने होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं ये देखते हैं कि इनमें से कोई 1 या 2 कर देते हैं, बाकी कौन सा पता चलेगा। मैं आपको बता दूं आपके अन्य कॉलेजों में क्या होता है क्या नहीं यहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इग्नू के बारे में बता दूं। इग्नू आपकी जो फाइल है बिल्कुल सटीकता से बारीकी से जांच करता है। इसी वजह से इग्नू आपके असाइनमेंट्स के नंबर देने में बहुत लंबा समय ले लेता है, प्रोजेक्ट में भी लंबा समय लेता है और असाइनमेंट चेक करने में भी लंबा समय लेता है। 4-4 महीने तक का समय लग जाता है। हाँ, आपके मार्क्स आपको शो नहीं होते तब तक। तो 4-4 महीने जब आप लग रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी कॉपी जो है, आपकी जो फाइल है वो आराम से चेक होएगी। तो आप इतनी गलती मत कीजिएगा कि नहीं किसी को क्या पता चलेगा, हम कैसे भी लिख दें, उन्होंने तो फाइल्स को जमा करना है, बस मार्क्स डालने हैं और हमारा काम पूरा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी आराम से फाइल चेक होगी और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। आप ये गलती बच्चे पिछली बार भी दोहरा चुके हैं, आप मत दोहराइएगा, ठीक। आपसे मैं ये विशेष अनुरोध फिर कर रहा हूं कि हाँ, आपको आपके प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करना है और प्रत्येक प्रश्न के जितने भाग हैं, चाहे वो ख ख ग घ में कितने में है, उसको आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के 4-5 भाग हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पेपर के भी 3 भाग हैं, क भाग, ख भाग, ग भाग, और आपको तीनों के तीनों भागों को पूरा करना है। तीनों भागों को पूरा करने से पहले आपको करना क्या है, पहले भाग को आपने पहले सॉल्व करना है, फिर ख भाग को सॉल्व करना है, फिर ग भाग को आपने सॉल्व करना है। फाइल में वैसे ही आपके सेट होंगे जैसे आपके जिस सीरियल में आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है। सीरियल वही रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि और हमें किस बात का ध्यान देना चाहिए, तो हमारे लिए बात आ जाती है कि हमें उत्तर देने के लिए जो सीट है वो कौन सी प्रयोग करें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ मैं आपके बहुत से आंसर दूंगा जो आपके माइंड में क्वेश्चन चलते हैं, ताकि वो यहीं आपके सॉल्व हो जाएं। देखिएगा, पहली बात, आपको असाइनमेंट की जो फाइल बनानी है उसमें आप 2 तरीके के कागज यूज कर सकते हैं। एक
मार्केट में जो आप फोटोस्टेट करवाने जाते हैं उसकी रिम आती है 500 पेज की, वाइट पेज होते हैं दोनों साइड से, आप उन पेजों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप सस्ते के चक्कर में उन पेजों का तभी यूज़ करें, कुछ बच्चे ये देख लेते हैं कि सस्ते मिल जाएंगे, अपनी फाइलें तीनों बन जाएंगी, लेकिन हालात ये होती है कि वो यहाँ जहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, दूसरी लाइन का एंडिंग होते होते या तो लाइन ऊपर की तरफ चली जाती है या नीचे की तरफ चली जाती है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर आपकी ये समस्या है, आप एक समान अक्षरों को नहीं लिख सकते, एक लाइन को सीधा नहीं लिख सकते, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वाइट पेज मत यूज़ कीजिएगा। आप मार्केट में जो 20 रुपए के 20 पेज का बंडल मिलता है एक, जिसमें छेद निकले होते हैं और जिनको हम फाइल के पेज कहते हैं, जिन्हें हम फाइल पेज के रूप में यूज़ करते हैं। मैं आपको, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आपको दिखा देता यहाँ पर। मतलब आपको बता दूं कि इस टाइप की जो फाइल होती है, ठीक है, इस टाइप की जो फाइल आती है खड़े पेज वाली, वो आप ले सकते हैं पेज बाजार से, और दोनों साइड जिसके छेद होंगे आप उन कागज़ों का यूज़ कर दीजिए। और उन कागज़ों का यूज़ करें तो जब कागज़ खरीदें तो आप ये बात भी ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट में दोनों साइड जो लाइनदार वाले पेज होते हैं, दोनों साइड जिसमें लाइन होती है पेज के, ठीक है, दोनों पृष्ठों पर वो कागज़ आपको यूज़ करना है, ताकि आप आराम से दोनों साइड लिख सकें, आपके पेपर खराब नहीं हो। ठीक है, कागज़ खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप दोनों साइड लिखिए। अगर कोई चित्र बनाना है तो आप उतना हिस्सा छोड़ दीजिए। अब असाइनमेंट बनाते वक्त कुछ बच्चे ये कहते हैं जी हमने तो वाइट, एक साइड से वाइट यूज़ कर लिया, एक साइड से लाइनदार यूज़ कर लिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप एक फाइल उसी कागज़ की बना दें। दूसरी जो पेपर है, जो आपका दूसरा फाइल है DEC2 का या DEC3 का, आप उसमें दोनों साइड लाइन वाले कागज़ यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ऐसा न करें कि एक ही फाइल में दो तरीके के आप कागज़ यूज़ कर लें, इससे थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट होगा और आपके मार्क्स पर भी प्रभाव पड़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसके साथ साथ आपको मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, वो है कि हमें शीट के साथ साथ पेन कौन से यूज़ करें। अब यहाँ पर आपको मैं जो बात बता रहा हूँ उसे गौर से समझना है। आपने रेड कलर के पेन का यूज नहीं करना है, ग्रीन कलर के पेन का यूज नहीं करना है। रेड और ग्रीन दोनों के लिए मना है, आप ना यूज़ करें, अच्छा रहेगा। आप ब्लैक पेन यूज़ करें, आप ब्लू पेन यूज़ करें। ब्लैक पेन का यूज़ आप प्रश्न लिखने में, और ब्लैक पेन का यूज आप आंसर के दौरान हेडिंग्स जो हैं आंसर की, उसे लिखने में कर सकते हैं। ब्लू पेन का प्रयोग आप हेडिंग के अलावा जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं आंसर में, उसके लिए प्रयोग कर लीजिए, उसके लिए अच्छा रहेगा। अब आप प्रश्न लिखने के बाद कुछ बच्चों की मेरे पास स्नैप आती हैं फाइल की कि सर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये सही है क्या? तो मैं बार बार आपको जवाब ना देना पड़े, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। आपको जब प्रश्न लिखना हो तो कैसे लिखना है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोगों को एक सेकंड के लिए। कि जैसे मान लीजिए आपका ये पेज है, आपके पेज पर ये वाइट है, यहाँ पे आपके पेज पे लाइनें होंगी, आप इस टाइप का पेज यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऊपर एक हेडिंग लिखने के लिए जगह छोड़ी होती है, इधर भी आपकी साइड में लाइन होगी, खड़ी लाइन होती है, ठीक है। अब ये मार्जिन और ये मार्जिन दोनों छोड़े होते हैं। आपने देखा होगा प्रत्येक लाइनों की जो चौड़ाई होती है उसकी तुलना में सबसे नीचे की जो लाइन होती है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, वो भी एक मार्जिन होता है, ताकि हम उसका प्रयोग लिखने के लिए ना करें। आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी प्रश्न आप प्रारंभ करें, चाहे वो प्रश्न पहला हो, चाहे वो प्रश्न दूसरा हो, चाहे वो प्रश्न तीसरा हो, चाहे वो तीसरे का क भाग हो, चाहे वो तीसरे का ख भाग हो, आप हर प्रश्न को नए पेज से प्रारंभ करें। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपने पहला प्रश्न किया और उस प्रश्न की एंडिंग यहाँ हो गई, जहाँ मेरी उंगली है नीचे वाली, यहाँ एंडिंग हो गई और उसके बाद नीचे का हिस्सा आपका ये खाली रह गया। तो आप यहाँ से लिखना नहीं प्रारंभ करें कि मैं प्रश्न 2 यहीं से लिखना प्रारंभ कर देता हूँ, नहीं, आप पेज पलटिए और नए पेज पर आप प्रश्न को लिखना प्रारंभ कीजिए। यानी अब आपको क्या करना है, समझ गए होंगे आपको कि प्रत्येक प्रश्न को आपने नए पेज से प्रारंभ करना है। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, चाहे वो क भाग है प्रश्न का, चाहे प्रश्न का ख भाग है।
आपको हर प्रश्न के नए पेज से प्रारंभ करना है, ताकि चेकर को इस बात का पता चल जाए कि हाँ, आपने यहाँ से प्रश्न प्रारंभ किया है, तो उससे कोई प्रश्न छूटे नहीं चेक होने के दौरान। अगर कोई प्रश्न छूट गया, उसने ध्यान नहीं दे पाया, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। उसके बाद जो मैंने कहा कि ऊपर ही ऊपर हेडिंग होती है, बड़ी लाइन में इस टाइप से बनी होती है बड़ी, उस हेडिंग पे आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखिएगा प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 कै, प्रश्न 5 ख, इस टाइप से, ताकि हाथों हाथ जैसे ही पेज पलटे वैसे ही पता चल जाए कि यहाँ से तो नया प्रश्न प्रारंभ हो चुका है, यानी पुराने वाला प्रश्न एंड हो चुका है। तो आपका जो फाइल चेक कर रहा है वो आपको चेकर मार्क्स दे करके नए क्वेश्चन को पढ़ना प्रारंभ करें। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखते, सीधा लिख देते हैं उत्तर संख्या। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपके पास जो प्रश्न पत्र है या पीडीएफ जब आप देख रहे हैं, आपके पास जो भी आपने ले रखी है, उस पीडीएफ में प्रश्न लिखा होगा, पूरा का पूरा प्रश्न लिखिए पहले आप ब्लैक पेन से। उसके बाद प्रश्न को लिखने के बाद कम से कम 2 से 3 लाइनों का गैप छोड़ दें। प्रश्न लिखें, प्रश्न लिखने के बाद ब्लैक पेन से, उसके बाद 2 से 3 लाइनों का गैप अंतर छोड़ दें आप। उसके बाद आप आंसर को प्रारंभ करें। आंसर को जब आरंभ करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंसर के अंदर जब आप पैराग्राफ्स होंगे और कुछ हेडिंगें होंगी, यानी पैराग्राफ है, कोई टॉपिक है, फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग है, फिर तीसरी हेडिंग है, उसके बारे में ब्यौरा है, तो आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना है कि जहां भी आपकी हेडिंग है, आप उस हेडिंग को लिखने के बाद ब्लैक पेन से उसको एक लाइन छोड़ करके आप पैराग्राफ को प्रारंभ करेंगे, उस हेडिंग से संबंधित जो भी आपने लिखना है। उसके बाद जब पैराग्राफ एंड हो जाए तो कम से कम 2 लाइनों का अंतर छोड़ना है, फिर नई हेडिंग लिखनी है, फिर उस हेडिंग को लिखने के बाद आपने 1 लाइन का अंतर छोड़ना है, उसके बाद आपने फिर उसका ब्यौरा लिखना है। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है लिखते वक्त। इसके साथ साथ कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि एक साइड मैंने जैसे बताया कि खड़ी हुई लाइन होती है पहले ही, जो आपको पता होता है, जिसमें आप लिख देते हो प्रश्न संख्या ये, उत्तर संख्या ये, प्रश्न संख्या ये, उत्तर संख्या ये आदत छोड़ दें। मार्जिन में लिखने वाली जो खड़ी लाइन है उसमें प्रश्न संख्या या उत्तर संख्या लिखने की आदत छोड़ दें। मार्जिन को छोड़ करके जो आपका बीच का हिस्सा जहां से आप उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं, वहीं उसके ऊपर वाली लाइन में लिखें कि प्रश्न संख्या ये या उत्तर संख्या ये। इधर आप मार्जिन में कुछ भी नहीं लिखें, ना क्रम संख्या लिखें, ना मार्जिन में प्रश्न संख्या लिखें, कुछ नहीं लिखें, खाली छोड़ दें इस हिस्से को। उसके बाद अब आप देखिएगा, ये पेज है आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पेज की एक साइड आपके 2 छेद निकले होंगे, इस साइड में ऐसे ही होगा आप जब लिखना प्रारंभ करेंगे। अब आपने लिख दिया। कुछ बच्चे क्या करें, यहां से लिखते हैं, यहां तक ले जाते हैं, एंडिंग तक ले जाते हैं। कृपया ऐसी गलती ना करें। इस साइड, जिस साइड आपके छेद निकले हुए हैं, उस साइड एक खड़ी लाइन बनाइए, कम से कम 2 उंगली की जगह छोड़ करके यूं, ताकि इधर की लाइन आप क्रॉस नहीं करेंगे और इधर की लाइन भी आप क्रॉस नहीं करेंगे। जो बीच में आपका हिस्सा बचा है, आप सिर्फ उसमें आंसर देंगे। इससे फायदा क्या होता है कि आप एक सीध में सभी पैराग्राफ्स को लिख पाते हैं। दूसरा फायदा जो सबसे बड़ा होता है, मैं बताता हूं कि आपके छेद निकले होते हैं और आप जब फाइल को बंडल करेंगे तो फाइल बंधी हुई होगी। जब एग्जामिनर चेक करता है तो आपके आधे से ज्यादा अक्षर छिप जाते हैं इस टाइप से। तो अगर आपके अक्षर छिप गए, आप बताइए जो पढ़ रहा है उस लाइन को पूरा पढ़ पाएगा क्या? फिर उसे कैसा महसूस होगा? इसलिए आप ये गलती नहीं करेंगे, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। आपको इस टाइप से लिखना है। जहां प्रश्न एंड हो जाए उसके बाद आप लिखें प्रश्न संख्या 1 समाप्त, ताकि आप, और उसके बाद नए पेज से आप प्रश्न को प्रारंभ करेंगे। पेन का मैंने बता दिया, मार्जिन का मैंने बता दिया, पेज नए का मैंने बता दिया, पेज कैसे प्रयोग करने ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी कुछ बच्चों को मैं फिर बताऊंगा। जब आप हेडिंग लिखें तो हेडिंग लिखने के बाद उसके बाहर एक बाउंड्री बनाएं। जब भी आप कोई भी आंसर में हेडिंग लिखते हैं, उस हेडिंग के बाहर बाउंड्री बनाएं और उसके अंदर बिल्कुल जो लाइट कलर के पेंसिल कलर होते हैं, जैसे येलो है, पिंक है, इस टाइप के बिल्कुल लाइट कलर जो है वो फिल करें। तो उससे क्या होता है कि आपकी हेडिंग सुंदर लगती है। इससे आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट का जो वर्क है वो महसूस होता है कि आपने दिल लगा करके काम किया है, आपने पढ़ करके काम किया है, परंतु मन लगा करके काम किया है।
तो उससे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपकी फाइल के ऊपर और आपको मार्क्स में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें और किन बातों का ध्यान रखना हो, तो अगर इसी संख्या में हम चलते हैं तो कुछ बच्चे लिखते समय सावधानियां नहीं रखते। वो क्या सावधानियां नहीं रखते, मैंने जैसे बता दिया, वैसे तो लिखते वक्त एक लाइन में नहीं लिखते, एक समान नहीं लिखते अक्षरों को, कोई अक्षर बड़े कोई अक्षर छोटे करते हैं, गलती आप नहीं करेंगे। दूसरा, लाइनों की स्टार्टिंग और एंडिंग एक समान अवस्था में होनी चाहिए, यानी एक सीध में। ऐसे नहीं है एक लाइन पहले स्टार्ट हो रही है, फिर दूसरी बीच में से स्टार्ट हो रही है, तीसरी बीच में से स्टार्ट हो रही है। ऐसा करना आपके लिए शोभा नहीं देगा। बिल्कुल स्टार्टिंग एक सीध में रखें और एंडिंग, देखिए कोई शब्द आगे पीछे हो जाता है, बड़ा होगा तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, इसलिए एंडिंग में आप चिंता ना करें, लेकिन फिर भी जो आपको खड़ी लाइन का मैंने बताया है उससे बाहर ना लेके जाएं। ठीक है, ये आपको लिखते वक्त ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ लोग रेड पेन ग्रीन पेन का यूज कर रहे हैं, स्पार्कल पेन का यूज कर रहे हैं, ना करें, कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करें, पेंसिल कलर का यूज करें, आपका सारा काम हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आप जब बाजार से जो पेज लेते हैं वो बहुत पतले होते हैं और स्पार्कल पेन या आप स्केच पेन का यूज कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्पार्कल पेन और स्केच पेन दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, और आप वहाँ जो लिखते हैं वहाँ से या तो कागज़ मटमेला सा हो जाता है या फिर आपके फटने का डर रहता है। तो आप ऐसा न करें, स्पार्कल पेन का भी यूज़ न करें और आप स्केच पेन का भी यूज न करें। ठीक है, ये आपको लिखते वक्त सावधानियां रखनी है। इसके अलावा असाइनमेंट में मैंने जैसे बताया 6 भाग को आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, लेकिन बीच का एक पेज खाली रखना है। आपको इस हिसाब से 6 भाग को प्रारंभ करना है। अब आप पूछेंगे जी कैसे प्रारंभ करना है, मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। मान लिया ये आपके पास 2 पेज हैं। अब इस पेज पर आपने यहाँ से लिखना प्रारंभ किया और आपका कै भाग जो है प्रश्न पत्र का वो पूरा हो गया। अब 6 भाग प्रारंभ करना है। आप क्या करेंगे, इसी पेज को मोड़ेंगे और दूसरी साइड यहाँ लिखना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा मत कीजिएगा। 6 भाग के लिए आप नए पेज का यूज कीजिएगा और उसे इस हिसाब से लगाइएगा कि ये पेज आपने चाहे कैसे भी रखा हो, 6 भाग के सामने वाला हिस्सा जो है वो खाली रहे। 6 भाग के सामने वाला हिस्सा खाली रहे। अगर सामने वाले हिस्से पर लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बैक साइड में आपका किसी भी लिखे हुए की बैक साइड में 6 भाग को प्रारंभ नहीं करें, न ही किसी लिखे हुए पेज के बैक साइड से आप गै भाग को प्रारंभ करें। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है असाइनमेंट बनाते वक्त। ठीक है, ताकि मैं उसका बताऊंगा आपको असाइनमेंट में आपको क्या करना चाहिए, क्यों मैं आपको ऐसा कह रहा हूं। उसके बीच में आप एक खाली पेज यूज करेंगे और उसमें बड़े बड़े भाग में लिखेंगे भाग है और अभ्यास ये संख्या। तो उससे क्या होगा कि एक प्रभाव पड़ेगा फाइल के ऊपर कि आपने अच्छा लिखा और आपने मुझे ये एहसास करवाया कि हाँ यहाँ से मेरा 6 भाग प्रारंभ हो रहा है। तो कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जो कलर पेज का यूज कर देते हैं बीच में, तो बहुत अच्छी बात है। आप भाग कै प्रारंभ हो रहा है वहाँ कलर पेज यूज कर रहे हैं, भाग 6 प्रारंभ हो रहा है वहाँ दूसरे कलर का यूज कर रहे हैं पेज का, तीसरे भाग गै भाग प्रारंभ कर रहे हैं वहाँ अलग कलर का पेज यूज कर रहे हैं, और तीनों फाइलों में ऐसे वो करते हैं, तो उससे भी और अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा असाइनमेंट में आपको लिखते समय कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। वो है असाइनमेंट लिख करके आप फाइल जब कंप्लीट करते हैं तो आपका आई कार्ड उस फाइल में लगेगा। आपके पास इग्नू का एक फॉर्मेट है जिसमें आपके एनरोलमेंट नंबर्स वो अलग अलग हैं, चाहे आप बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वरना जो आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल करवा रहा है वो साथ में अवेलेबल करवा देता है। उसमें आपको एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपके स्टडी सेंटर का नाम, आपका स्टडी सेंटर का कोड, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपके वो फाइल कौन से प्रश्न पत्र की है, DEC 1 की है, DEC 2 की है, सब्जेक्ट नेम, ये सब फिलअप करके एक फाइल का जो कवर है जो उसके ऊपर लगाते हैं, और एक फाइल के अंदर सबसे पहले वो लगेगा। 2 चीज़ों का 2 पेज लगेंगे। एक फाइल के कवर के ऊपर लगेगा जो चिपकाना है आपको, चाहे आप गम से चिपकाएं या फेविस्टिक से चिपकाएं, और दूसरा अंदर लगेगा। जैसे ही फाइल का कवर पलटेंगे पहला वही पेज आपका दिखाई देगा। उसके बाद आपका आई कार्ड लगेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो फाइल है, चाहे वो DEC 1 की है, DEC 2 की है, DEC 3 की है, जो फाइल है उससे संबंधित प्रश्न पत्र लगेगा। उसके बाद आपकी जो सॉल्व आपने किया है वो पूरी की पूरी फाइल लगेगी। कै भाग, फिर उसके बाद ख और उसके बाद गै।
इस बात का आपको लिखते समय ध्यान रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ताकि बार बार आप इन चीज़ों के पीछे किसी को पूछते फिरें कि मैं फाइल कैसे बनाऊँ, मेरे को तो पता नहीं था, ये चीज़ें ना हो। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँगा, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट बनाते वक्त एक 4 पेज खुद बना लेते हैं, 4 पेज किसी दूसरे साथी को दे देते हैं, 4 पेज किसी दूसरे साथी को दे देते हैं। ऐसा मत कीजिए। आपकी एक ही फाइल में हैंडराइटिंग चेंज होगी तो पता चलेगा ही चलेगा। तो ऐसी गलती आप क्यों करते हैं? मैं नहीं समझता कि आपको ऐसी गलती करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो फिर मेरा मानना है कि आपको असाइनमेंट बनाना नहीं आता। अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं और आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, एक पूरी फाइल को आप बनाइए, कोई पूरी फाइल दूसरी किसी को दे दीजिए जो आपका साथी बना रहा है, तो उससे दोनों फाइलों में राइटिंग चेंज हो सकती है, लेकिन एक फाइल के अंदर राइटिंग को बार बार आप परिवर्तन न करें। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको लिखते वक्त ये सावधानियां रखनी है। असाइनमेंट के दौरान फाइल का जो कवर है उसका भी आपको खास करके ध्यान रखना है। इग्नू के नियमानुसार प्लास्टिक की फाइल नहीं यूज होगी। आपको प्लास्टिक फाइल का कवर यूज नहीं करना है, गत्ते वाली फाइलों का यूज करना है। वो 2 पार्ट में मिलती है, 10 रुपए की, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या जो 30-35 रुपए की साइंस वाली फाइल होती है आप वो भी यूज कर सकते हैं। रजिस्टर यूज नहीं करना है फाइल बनाते हुए, इस बात का खास करके ध्यान रखना है, खुले पेज यूज करने हैं, ठीक है। अब कवर के रूप में या फाइल कवर के रूप में या जियोग्राफी में जो आप फाइल लगाते हैं गत्ते वाला कवर, वो यूज कर सकते हैं, ठीक। और एक यहाँ कुछ मैं बात और बताना चाहूँगा। एक फाइल कवर जो 10 रुपए वाले, आप 2 पार्ट्स में जो फाइल कवर मिलता है, उसमें एक फाइल कवर 10 रुपए का ऐसा आता है कि वो चिकना होता है ऊपर से। ऐसा फाइल कवर मत लाइएगा, क्योंकि जब उसके ऊपर आप फॉर्मेट चिपकाएंगे ना फेविक्विक से या फेविकोल से, तो सूखने के बाद वो कागज़ आपका उतर जाएगा, आपके स्टडी सेंटर में कहीं इधर से उधर गिरा पड़ा रहेगा, फिर आपकी फाइल का पता नहीं चलता असाइनमेंट किसका है, कौन से सब्जेक्ट का है। तो थोड़ा सा रफली कवर हो जो ऊपर से, जिसपे कागज चिपके उतरे नहीं, ऐसा आपको फाइल कवर यूज करना चाहिए। अब बात करें रुद्रा का चयन क्यों, तो यहाँ मैं आपको मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूंगा कि हम जो है आपके सामने रुद्रा ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन डीईसी की सभी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करवाता है। हम आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल भी प्रोवाइड करवाते हैं पीडीएफ के रूप में, जिसे आप बनाते हैं, और उसके अलावा हम आपको स्टडी मटेरियल्स के रूप में सॉल्व किया हुआ, जिसे आप आसानी से पढ़ सकें, वो स्टडी मटेरियल्स भी हम हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे और हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस जो क्लास के लेक्चर होते हैं वो भी आपको अवेलेबल होते हैं। तो इन सब का अलग अलग कॉस्ट होता है, वो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे www.rudragroup.com पर, तो आपको वहाँ सभी की प्राइस लिस्ट मिल जाएगी, कॉम्बो पैक भी मिल जाएगा कि आप कॉम्बो पैक में कैसे खरीदते हैं। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है और उसे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या डीईसी से रिगार्डिंग वो कोई संबंध में जानकारी चाहता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे बात करके कोर्स से संबंधित कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपकी मदद करने में हमें खुशी मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि क्यों हम किसी को डिस्टर्ब करें, छोटा सा प्रश्न है, सामने वाले क्या समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न हमेशा छोटे होते हैं लेकिन आंसर बहुत गुड होता है, इसलिए आप संकोच मत कीजिएगा। आप हमसे बात कर सकते हैं, बेझिझक होकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे आप संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको आंसर दे देंगे। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, आंसर में हो सकता है हमें समय लग जाए, उसके लिए थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि सभी हमारे जो आपको सर्विसेज हैं उनकी कॉस्टिंग अलग अलग है, जैसे असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है। तो अगर आप वो लेते हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार हमें व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार आप लोगों के लिए हम स्टूडेंट्स के लिए ऑफर पुट कर देते हैं, तो आप उस ऑफर का फ़ायदा उठा सकें, वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज नहीं करें, मैं यही विनती करूंगा। और कुछ बच्चे जो मुझसे पूछते हैं कि एप्लीकेशन पे और उन पे क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन पे जो हम लोग आपको डेटा प्रोवाइड करवाते हैं पीडीएफ की तुलना में, पीडीएफ में एक जैसा डेटा चलता है। जो एप्लीकेशन पे हमारा जो डेटा होता है, चाहे वो असाइनमेंट है चाहे प्रोजेक्ट है, हम उसमें 100 कैंडिडेट्स को लेके चलते हैं।
जब 100 कैंडिडेट्स हमें पता चल जाता है कि इन्होंने सब टिक कर दिया और ये कंप्लीट हो चुका है इनका असाइनमेंट, तो हम उनकी लाइनों में, उनके आंसर में कुछ परिवर्तन करते जाते हैं। जैसे नेक्स्ट 100 कैंडिडेट्स ने फिर कर लिया, फिर हम कुछ क्वेश्चनों के आंसर जो है पंक्तियों में जो उसका रूपांतरण है उसमें हम परिवर्तन कर देते हैं, ताकि सभी बच्चों की फाइलों में कुछ अलग अलग महसूस हो। हमारी एप्लीकेशन का ये फ़ायदा होता है। उसके बाद एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़े होते हैं, तो कोई भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो आपको मिल जाती है। वो इंफॉर्मेशन हम व्हाट्सएप चैनल पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देते हैं, ठीक है। वहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमारे असाइनमेंट को ले सकते हैं, उसके अलावा आप हमारे से प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, आप हमसे रीडिंग मटेरियल्स भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं अब आपसे विनती यही करूँगा कि मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। चाहे वो किसी पीईसी के असाइनमेंट से संबंधित हो, किसी कोई भी प्रश्न हो, आप पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिलेगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।